जय माता दी दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। विदेश से डॉक्टर बनके लौटे पोते ने जब अपने दादा दादी को रोड पर भीख मांगते देखा तो उसने कुछ ऐसा करा कि दादा दादी को गर्व महसूस हुआ। राहुल अमेरिका में रहता है, उधर ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वह अपने देश भारत आने की तैयारी कर रहा है। भारत में उसे मुंबई में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है जहां पर उसको अपॉइंट किया गया है। अब वह भारत जाने के लिए उत्साहित है क्योंकि पूरे 5 साल बाद राहुल भारत जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और भारत जाने के लिए निकल जाता है। वह अपने आने की खबर घर वालों को नहीं करता क्योंकि वह अपने परिवार वालों को सरप्राइज देना चाहता है। राहुल फ्लाइट में बैठ कर के अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है। राहुल अपने माता पिता की इकलौती औलाद है। अपने दादा दादी से राहुल को कुछ ज़्यादा ही लगाव था क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती थी, हर एक बात मानती थी। राहुल को वह दिन आज भी याद है जब उसकी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। राहुल और उसका परिवार पुणे के एक छोटे से शहर में रहते हैं। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा दादा दादी हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं। राहुल की मम्मी थोड़ी गुस्से वाली औरत है और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से थप्पड़ भी खा लिया था। उसके दादाजी विवेकानंद जी और दादी सुमित्रा अपने पोते को जान से ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि इस घर में एक वही था जो उनको समझता था। जब राहुल विदेश जा रहा था तो हफ्ते भर से दादी के तो आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। दादी कहती है, बेटा राहुल, तुम विदेश पढ़ने के लिए चले जाओगे तो मुझे इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तभी राहुल कहता है, दादी चिंता मत करो, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा सबसे पहले दादाजी का ही इलाज करूंगा। और दादाजी के गले लग जाता है और कहता है, आप चिंता मत करना दादी। राहुल विदेश चला जाता है। राहुल के अमेरिका जाते ही जैसे तो उसके दादा दादी की ज़िंदगी ही बदल जाती है। वह हर एक पल राहुल के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। विदेश में 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वह इंडिया वापस आ रहा है, वह भी मुंबई के एक नामी अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर विवेकानंद जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पास के ही सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर के दिखाने के लिए चले जाते हैं। 1 घंटा लाइन में लगने के बाद वह डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर विवेकानंद जी को देखने के बाद कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाहर दुकान से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ जो सस्ती भी हैं, आप आराम से खरीद लेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर विवेकानंद जी को अच्छी तरह जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरह से परिचित था। विवेकानंद जी डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और बाहर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं और टैक्सी का इंतज़ार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए सुमित्रा से कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी, चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से टैक्सी करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक टैक्सी आती हुई दिखाई देती है। सुमित्रा जी टैक्सी को हाथ देती हैं और उसमें बैठ करके अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। टैक्सी में बैठते ही झमाझम बारिश हो जाती है। बारिश को देखते ही विवेकानंद जी अपनी पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, मुझे आज भी याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुम कितना बारिश में नहाती थी और मुझे भी ज़बरदस्ती बारिश में भिगो देती थी। वो भी कितने प्यारे दिन थे। लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो बारिश से डर लगता है, कहीं भीग गए तो बीमार ना पड़ जाए। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है।
लेकिन उनका घर थोड़ा अंदर जाकर होता है, जहाँ टैक्सी या ऑटो अंदर नहीं जाते और उनको थोड़ा पहले उतरना पड़ता है और पैदल चलना पड़ता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन घर भी पहुंचना है। सुमित्रा जी अपने पति की दवाइयों को एक पॉलीथिन में लेकर अपने साड़ी के पल्लू से छुपा लेती हैं, कहीं भीग ना जाए। वह धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती हैं, लेकिन कीचड़ ज़्यादा होने के कारण विवेकानंद जी फिसलने लगते हैं। तो सुमित्रा जी उन्हें पकड़ लेती है, तो वह उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की ओर आती है, कहीं उनके पति फिसल ना जाए। घर के बाहर वाले कमरे में बैठी बहू दूर से ही अपने सास ससुर को बारिश में आते हुए देख लेती है और अपने पति अमित को बुलाते हुए कहती है, देखो इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारे मम्मी पापा को घूमने की लगी है। फिर कहें बीमार हो गए तो फिर हमारा दिमाग खाएंगे कि डॉक्टर के ले चलो। बारिश में भी चैन नहीं है इन बुड्ढा बुड्ढी को। मोहल्ले के 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अमित भी आंखें तारता हुआ कहता है, आने दो आज मम्मी पापा को, देखता हूँ, अच्छी तरह से समझा दूंगा। इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे यह दोनों बुड्ढा बुड्ढी। बुढ़ापे में भी बारिश का मजा ले रहे हैं, शर्म तो नहीं आती है। लेकिन बेटा बहू समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके माता पिता बारिश का मजा लेने के लिए नहीं बाहर गए थे, बल्कि डॉक्टर के गए थे। जैसे ही सुमित्रा जी और विवेकानंद जी घर आते हैं, बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी पूरे मोहल्ले में आप दोनों बड़ी शान से बारिश में आनंद से चले आ रहे हैं। सुमित्रा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा पहली बात तो यह है कि मैंने तुम्हारे पिताजी को इसलिए पकड़ा था कहीं वे फिसलकर गिर ना जाए। तुम्हें तो पता है पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक पलंग पर ही रहे थे। और बेटा मैंने जो तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार में लेकर के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखाकर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है। डॉक्टर से आते वक्त रास्ते में बारिश हो गई तो उसमें हमारी क्या गलती है? इतना कह कर के सुमित्रा जी अपने गीले कपड़ों को बदलने चली जाती हैं और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती हैं कि आप भी कपड़ों को बदल लीजिए। विवेकानंद जी का अपना बिजनेस था, कपड़ों का काम, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने इस काम को छोड़ दिया है। उनसे इस उम्र में अब चलना फिरना नहीं बनता है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अमित ने भी अपने पिताजी के ही बिजनेस को अपनाया था। बाजार में विवेकानंद जी की अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लाइन में लगवा लिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। विवेकानंद जी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी और जितने भी पैसे कमाए थे वह घर बनवाने में खर्च कर दिए थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ कर रखे थे। अब जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती है तो दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और बेटे बहू को 100 रुपये 50 रुपये देने में भी आफत आ जाती है। बहू अपने लिए 5-10 हज़ार की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर माँ बाप के ऊपर 100 रुपये भी खर्च हो जाए तो कलेश कर देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्च बढ़ाते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन बहू अमित से कहती है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो उनके खर्च उठाओ, ऊपर से तुम्हारे पिताजी बीमार रहते हैं, तो अब तुम्हारी माँ का भी कोई काम नहीं कर पाती है, पूरा दिन अपने पति की खातिरदारी करती रहती है। मेरे बस का नहीं है कि बुड्ढा बुड्ढी को बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर पर नहीं रख पाऊंगी, मेरे यह किसी काम के नहीं हैं, घर में बैठे बैठे खर्च बढ़ाते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर पैसे खर्च करना फालतू ही है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। कहता है, तुम चिंता मत करो विद्या, मैं कुछ ही दिनों में इन लोगों का कहीं और इंतजाम कर दूंगा। हफ्ते बाद अमित अपने माता पिता से कहता है, मैंने मुंबई में एक बड़े डॉक्टर से बात की है और सोचा है आपके उधर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूं।
आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगा तो आप ठीक हो जाओगे। बहू भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, सही कह रहे हैं ये। पिताजी को एक बार मुंबई में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। विवेकानंद जी और सुमित्रा जी अपने बेटे बहू की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर क्या आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि उनका बेटा बहू उन्हें मुंबई जैसे बड़े शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गए। वह तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है, तो मुंबई कैसे ले जा रहा है। सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा तुम अपने पिताजी को इतनी दूर तक दिखाने ले जाओगे, इससे अच्छा है तुम पास के ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, तो वह ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं। मैंने अपने एक मित्र से बात की है, वह मुंबई के बड़े से अस्पताल में काम करता है। उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊंगा। मैं उससे सारी बात कर ली है, बस आप कल चलने की तैयारी कर लो। परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। आप अपने एक दो जोड़ी कपड़े भी लेकर के चलना, क्योंकि उधर 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। अमित की बातें सुनकर के सुमित्रा जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधर गया है। उसे अपने पिता की चिंता होने लगी है, इसलिए वह अपने पिता को दिखाने के लिए मुंबई जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वह भी खुश होकर के अपने और अपने पति के बैग को लगा दे लेती हैं और दूसरे दिन ही विवेकानंद जी और सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। अमित और वह सब 2 घंटे के सफ़र के बाद मुंबई पहुंच जाते हैं। बड़े अस्पताल को देखकर विवेकानंद जी और सुमित्रा जी की आंखें चंदिया जाती हैं। अरे इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो हमने आज तक नहीं देखी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारी नर्सें घूम रही हैं। अमित अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठता है। इतना कहकर अमित और उसकी पत्नी उधर से निकल जाते हैं। दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगते हैं कि कब बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएगा। लेकिन इंतज़ार करते करते 5 घंटे बीत गए। ना ही तो बहू वापस आई, ना ही बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। हम तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू ने मुंबई जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को मुंबई में छोड़ने के लिए आए हैं। माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें मुंबई छोड़ कर के चले गए। सुमित्रा जी अस्पताल के बाहर ही घबराकर चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती रहती हैं। लोगों से पूछती रहती हैं कि इन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा क्या, लेकिन मुंबई जैसे भीड़ भाड़ शहर में कौन किसको जानता है। विवेकानंद जी को शक होने लगता है कि उनका बेटा बहू ने दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए करा है। हमें मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। सुमित्रा जी को जब पता चलता है कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़ कर के चले गए हैं, तो वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। वह सोचती हैं, कैसी किस्मत पाई है हमने। पूरी जिंदगी इतनी संघर्षों में निकली और अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है, और इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करने की बजाय उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात सुमित्रा जी ने रोते रोते गुजार देती हैं। सुबह होते ही पास के ठेले से वे अपने पति के लिए और अपने लिए एक एक कप चाय लाती हैं। उनके हाथ में तो पैसे भी नहीं थे कि 2-4 दिन तो वह खाने पीने का खर्च भी चला सके। 2-4 दिनों तक वह उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाते हैं। जितने पैसे होते हैं उसे थोड़ा बहुत खा पीकर अपना गुजारा कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजर करें। एक दिन जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपना बसेरा बनाया हुआ था,
वहीं पर लोग भिखारी समझकर उन्हें भीख देने लगे। वो लोगों को कहते, हम भिखारी नहीं हैं, लेकिन उनकी जो दुर्दशा हो रखी थी वह भिखारी से कम नहीं लग रहे थे। ऐसे ही उनका गुजारा होने लगा। कोई खाना दे जाता तो कोई कपड़े रख जाता। अब राहुल भी मुंबई आ गया है। मुंबई के नामी ग्रामीण अस्पताल में उसका पहला दिन है। वह होटल से तैयार होकर के अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वह अपनी कार में बैठकर के जाने लगता है तो उसकी कार के पास आकर एक बुढ़ी भिखारन उससे पैसे मांगने लगती है। साहब कुछ पैसे दे दो, अपने पति का इलाज करवाना है। जैसे ही राहुल अपनी दादी को देखता है, एक बार तो सन्न हो जाता है कि यह बूढ़ी औरत कौन है, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जबकि उसकी दादी उसे देखते ही मुंह को साड़ी के पल्लू से ढककर सीधे पेड़ के पास बैठे विवेकानंद जी के पास पहुंच जाती है और उन्हें कहती है, मैंने राहुल को लंबी गाड़ी में देखा है, चलो यहाँ से फौरन, वो हमें ऐसी हालत में देखेगा तो बहुत दुखी होगा। तभी विवेकानंद जी पूछते हैं, क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? सुमित्रा जी कहती हैं, शायद क्योंकि वह मुझे घूर घूर के देख रहा था। चलो फिर चले, अपना सामान उठाओ। जैसे ही वह जाने लगते हैं राहुल आवाज़ लगाता है, दादाजी और दादी माँ अपने पोते राहुल को भूल गए क्या? दादी, आपने पहचाना भी नहीं मुझे, क्या मैं इतना पराया हो गया? जैसे ही राहुल यह कहता है तो उसकी दादी फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसके गले लग जाती है। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ, दादी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप बताओ क्या बात है, आप इधर क्या कर रही हो, इधर कैसे आई हो? दादी रोते रोते अपनी सारी आप बीती मुझे बताती है। मैं सुन कर के दंग रह जाता हूँ। अपने मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। दादाजी भी बैठे बैठे रो रहे हैं और खांस रहे हैं। मुझसे दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज कर चलता है। हफ्ते भर में वह अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब दादाजी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ। दादा दादी को मैं अभी घर लेकर नहीं जाता हूँ। जैसे ही घर पहुँचता हूँ मम्मी पापा मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मैं अपने मम्मी से दादा दादी के बारे में पूछता हूँ कि वह किधर है, तो मम्मी झूठ बोल देती है कि वह दोनों बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चले गए हैं, बताकर भी नहीं गए हमें। मम्मी के दोहरे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी होता हूँ मैं कि मेरी मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर मैं अपनी मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए, आप लोगों को मैं विदेश घूमने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए उनको घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकलकर दादा दादी के पास आ गया। पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरा दिन मम्मी पापा को इंतज़ार कराने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझसे लिपट कर आकर रोने लगती है, बेटा तुम हम दोनों को छोड़ करके कहाँ चले गए थे? मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी। तुम्हारे पापा तो कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे थे और कम से कम बता करके तो जाते कि कहाँ जा रहे हो। मुझे इधर अकेला छोड़ करके चले गए। अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर राहुल कहता है, क्यों माँ, जब आपने दादा दादी को अकेले छोड़ा था तब सोचा उनको कैसा लगा होगा। आप तो कभी उनको वापस लाने भी नहीं आए। आपको तो पता ही नहीं है वह कहाँ है, कैसे है, अभी जिंदा भी हैं या नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा के तो पसीने ही छूट गए। मम्मी पापा के होश उड़ गए सुनते ही कि राहुल को यह सब कैसे पता है, और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए मैंने आपको छोड़ दिया तो आपको कितना बुरा लगा। क्या आपने सोचा है दादा दादी के साथ आपने जो गलत व्यवहार किया है? सोचो अगर ऐसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करता, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता, तो आपको कैसा लगता? बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। तभी राहुल अपने दादा दादी को मम्मी पापा के सामने लेकर आ जाता है। अपने माँ बाबूजी को सामने देख करके अमित उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, पिताजी मैं बहुत बुरा हूँ, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। मुझे मेरे बेटे ने ही ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख सिखा दी है। अब आप दोनों घर चलो, आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। विवेकानंद जी और सुमित्रा जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं और सभी लोग खुशी से गांव में आकर रहने लगते हैं। राहुल भी खुश है कि उसके मम्मी पापा सुधर गए हैं और दादा दादी को अच्छी तरह से रख रहे हैं। वह अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह से समझा देता है कि आप दादा दादी के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता दी।